Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our second lecture of Computer Organization and Assembly Language. Dear students, आज हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और CPU रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि माइक्रो प्रोसेसर का तारुफ पहले हो चुका, तो आज माइक्रो प्रोसेसर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में आपको एक माइक्रो प्रोसेसर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बेसिक ऑपरेशंस के हवाले से उसका आइडिया दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, इसके अलावा रजिस्टर सेक्शन है, इसके बाद कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन है, और फिर एक तरफ एड्रेस बस जो कि यूनी डायरेक्शनल है और दो बाई डायरेक्शनल बसेस, डाटा बसेस और कंट्रोल बस शामिल है। ये जो बस यूनिट है इसके बारे में हम इंशाल्लाह एक अलग से जो सेशन होगा उसमें बात करेंगे, लेकिन सरे दस्त हमने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और रजिस्टर सेक्शन के बारे में बात करनी है। तो बढ़ते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की तरफ। जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है कि ये CPU का वो हिस्सा है, वो कंपोनेंट है, वो पार्ट है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस हमारे लिए परफॉर्म करता है। और ये आप समझें हिसाबी किताबी और दूसरे जो अवामल हैं उनको कंडक्ट करने के लिए सबसे अहम हिस्सा है, और इसी को सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करते वक्त। और ये बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर लेता है, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन। इसके अलावा एडिशन के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। फिर आपने चूँकि DLD में पढ़ा हुआ है, इसमें इन्वर्टर्स वगैरह भी लगे होते हैं, ठीक है, जो कि एडिशन के साथ साथ फिर सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशंस और नैंड और नॉर और इस किस्म के जो हमारे इन्वर्टेड ऑपरेशंस होते हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। यानी इसका लुब्बे लुबाब ये है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और यानी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ये एक 2 बिट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है जिसकी डायग्राम आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। इससे आपने DLD के कोर्स में वाकफियत हासिल की और ये आपके लिए नया नहीं है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक गेट्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ एनकोडर्स या मल्टीप्लेक्सर्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने ऑलरेडी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का जो स्ट्रक्चर है वो DLD के कोर्स में पढ़ रखा है। इसी तरह हम एक 4 बिट ALU को देख लेते हैं जो कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है, जो हमारी 4 बिट्स को हमारे लिए जो मैनिपुलेट करता है। इसमें भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक गेट्स इस्तेमाल हुए हैं और इनकी वायरिंग वगैरह की हुई है आपके सामने। ये भी आपने डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसकी तफसील में भी नहीं जाना चाहता। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे चलते हैं और कंट्रोल यूनिट पे बात करते हैं। ये ऐसी सर्किटरी है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है दूसरे यूनिट्स के साथ, और जितनी भी सिग्नलिंग है और कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह भेजना, ये इसी का काम है। इसने पूरा जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन इधर से इधर फ्लो होनी है, इसने उसको कंट्रोल करना होता है। आप कह सकते हैं कि ये ब्रेन विदन ब्रेन है। ये अगर CPU कंप्यूटर का ब्रेन है तो ये CPU का ब्रेन है, और ये कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, जैसा कि मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के तारुफ में बताया कि इसने इंस्ट्रक्शंस को फेच करना
उसको डिकोड करना, उनको एग्जीक्यूट करवाना और रिजल्ट्स को स्टोर करवाना, इन सब की कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिग्नलिंग है वो सब इसने करनी होती है। एक कंट्रोल यूनिट का अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि इसमें एक क्लॉक लगा होता है और फिर क्लॉक के साथ आप देख रहे हैं क्लॉक है, क्लॉक के साथ कंट्रोल स्टेप काउंटर है, उसके बाद स्टेप डिकोडर है, फिर एक एनकोडर है जिसमें स्टेटस फ्लैग्स, कंडीशन कोड्स और इंस्ट्रक्शन डिकोडर से इनपुट आ रही है, और ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होकर आती है, और ये एनकोडर फिर आप आगे कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। तो क्लॉक जो होता है ये अपने टिक के साथ साथ इसकी सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है, जबकि इस एनकोडर को इंस्ट्रक्शन डिकोडर, स्टेटस फ्लैग्स, कंडीशन कोड्स और स्टेप डिकोडर से इनपुट मिल रही होती है, जबकि स्टेप डिकोडर को इनपुट कंट्रोल स्टेप काउंटर से मिल रही होती है। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर में कहाँ से डाटा आता है, जो मैं आपको पहले करा चुका, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जाता है। तो एनकोडर फिर क्या करता है, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन वसूल करने के बाद क्लॉक की मदद से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं रजिस्टर सेट्स की। ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपको तारुफ पेश किया जा रहा है, ये लो लेवल डिटेल्स आपको क्यों बताई जा रही हैं, इसलिए कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें आपने इन्हीं चीज़ों से खेलना है, कंट्रोल यूनिट से, ALU से, रजिस्टर से और CPU से बताते खुद, यानी आप होंगे और कंप्यूटर की जो लो लेवल हार्डवेयर है वो होगी, आपने उसी के साथ जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। रजिस्टर सेट जो है ये किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एक सुपर फास्ट मेमोरी होती है जो कि CPU में मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस को का जो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट है उसको स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके फिर उनका रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए जो है वो मौजूद होती है। इसके अंदर टेम्परेरीली डाटा स्टोर होता है अनटिल वो ALU को भेज दिया जाए या वापस रैम को भेज दिया जाए या फिर कंट्रोल यूनिट को भेज दिया जाए। हर CPU की फैमिली के मुताबिक और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। ये पक्की बात है कि CPU रजिस्टर्स हर CPU के अंदर होते हैं और इनका काम यही होता है कि ये एक सुपर फास्ट मेमोरी होती है जिसने CPU को इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ रिजल्ट्स के लिए एक स्पेस फराहम करनी होती है। अब हम इनको जो रजिस्टर्स होते हैं इनको मेजर कैसे करते हैं, इनकी मेजरमेंट जो है जितना डाटा ये अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं उसके हवाले से की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक रजिस्टर 8 बिट्स का को होल्ड कर सके तो 8 बिट रजिस्टर होगा। इसी तरह से अगर कोई रजिस्टर 32 बिट्स को स्टोर कर सके तो वो 32 बिट रजिस्टर कहलाएगा। जो हम स्टैंडर्ड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इंटेल के जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसके रजिस्टर पढ़ाया करते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि हमारे CPU में एक यूनिट होता है जिसे रजिस्टर फाइल कहते हैं। इस यूनिट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। इसमें कुछ बेटा 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं, कुछ इसमें 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं और कुछ इसमें 32 बिट रजिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम 8 बिट जनरल रजिस्टर्स की बात कर लेते हैं। वो 8 बिट्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें से AL, BL, CL, DL ये उसकी लोअर बिट्स हैं, लोअर बिट्स वाले पार्ट हैं, और इसी तरह से AH, BH, CH और DH ये हायर बिट्स वाली 8 बिट्स वाले पार्ट हैं। और ये बुनियादी तौर पे एक ही रजिस्टर के दो हिस्से किए हुए होते हैं, जो आगे एक डायग्राम में अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये होते हैं 8 बिट्स के जनरल रजिस्टर्स। इसी तरह से AX, BX और CX और DX ये भी 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, जिसमें SP, BP, SI और DI ये भी 16 बिट के जनरल रजिस्टर्स हैं। ये AX
अकोमोलेटर रजिस्टर है, BX बेस रजिस्टर है, CX जो है ये कैरी रजिस्टर है, और DX जो है ये डाटा रजिस्टर है। SP जो है ये स्टैक पॉइंटर, BP बेस पॉइंटर, SI स्टैक इंडेक्स और DI डाटा इंडेक्स रजिस्टर कहलाता है। ये क्या होते हैं और इनका क्या काम है, अभी चंद लम्हों में इंशाल्लाह ये एक्सप्लेन हो जाता है। इसी तरह से इन्हीं रजिस्टर्स के जो 32 बिट वर्जन्स हैं उनके साथ ई लगा के हम जाहिर करते हैं। जैसे AX का जो 32 बिट वर्जन है वो EAX कहलाता है। इसी तरह से EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI, EDI, ये अकोमोलेटर, बेस, काउंटर, डाटा, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स कहलाते हैं। ये 32 बिट के एक्सटेंडेड रजिस्टर्स की के नाम हैं। इसके अलावा चार से ज़्यादा होते हैं, ये सेगमेंट रजिस्टर्स कहलाते हैं। अगर हम सेगमेंटेड मॉडल ऑफ मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये जो रजिस्टर्स हैं इनको इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें जो है ES, CS, SS, DS, FS और GS रजिस्टर्स शामिल हैं, जिसमें से जो बहुत मशहूर हैं वो स्टैक सेगमेंट, एक्सटेंडेड सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, ये रजिस्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर शामिल है, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के रजिस्टर को होल्ड कर रहा होता है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन EIP यानी एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहलाता है। तो ये एक पार्शियल लिस्ट आपने देखी कि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं। इसके अलावा भी रजिस्टर्स होते हैं जिनका अहाता यहाँ पर करना मुमकिन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देखें कि ये हमारे पास ये AX रजिस्टर है। इसका इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसका, ये 16 बिट का है, जिसके दो पार्ट किए गए हैं। लोअर बिट्स कहलाती हैं AL और हायर बिट्स कहलाती हैं AH, और बाकी ऊपर वाली जो 16 बिट्स हैं वे मिलाकर EAX कहलाता है। इसी तरह से BX रजिस्टर्स की लोअर और हाई बिट्स हैं और उसकी ऊपर वाली 16 बिट्स मिला के एक्सटेंडेड BX, इसी तरह से CX और DX। इसके अलावा ये जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये आपके सामने हैं, और ये जो इंडेक्स रजिस्टर्स हैं और ये जो बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स हैं ये आपके सामने हैं। फिर ये हमारे पास एक रजिस्टर है फ्लैग्स। इसके अंदर जो हमारी कंडीशंस होती हैं उनकी बिट्स होती हैं। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि ये फ्लैग रजिस्टर्स क्या है और किस लिए है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर्स? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाना होता है, और चूंकि ये सिर्फ उस वक्त इसमें एड्रेस आ सकता है जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है। इसका मतलब ये रजिस्टर हमारे रन टाइम पे काम आता है, और इसमें आपका जो प्रोग्राम है इस रजिस्टर को चेंज भी कर सकता है जब आप अनकंडीशनल जंप करते हैं या कंडीशनल जंप करते हैं, या फिर कोई प्रोसीजर कॉल होता है, या वहां से फिर हम रिटर्न करते हैं। तो इन सारी सूरतों में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर जो है उसके एड्रेसेस को चेंज किया जाता है। उसके बाद जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें AX, BX, CX और DX रजिस्टर्स शामिल हैं। इनकी ये 16 बिट रजिस्टर्स हैं और इनके 32 बिट वर्जन भी अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स आ जाते हैं। अगर हम फ्लैट मेमोरी मॉडल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर इन सेगमेंट के रजिस्टर्स को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेगमेंटेड मॉडल ऑफ मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें इन सेगमेंट रजिस्टर्स को इस्तेमाल में लाना पड़ता है। अब हमारे पास अगला रजिस्टर होता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। उम्मीद है कि आप साथ साथ इसको समझ रहे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर याद दहानी करवाता चलूँ कि ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। इस कोर्स को आपको ज़्यादा तवज्जो से पढ़ना पड़ेगा।
बनिस्बत वो सब्जेक्ट जो कि थ्योरेटिकल नेचर के आपने पढ़े हैं। जैसे आपने बिल्कुल पहला कोर्स पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स, आईटी का जो कोर्स पढ़ा था वो बिल्कुल एक समझें वो थ्योरेटिकल नेचर का था और उसमें ज़्यादातर इंट्रोडक्शन था डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेस का। लेकिन ये जो कोर्स है ये एंटायरली डिफरेंट नेचर का कोर्स है। तो मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि ये सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ और ये सामने आपके जो प्रेजेंटेशन चल रही है ये आपने पूरे गौर से सुनना है ताकि आपको मेमोराइज हो जाए और फिर आप जब कोडिंग करें तो आपको पता हो कि ये जो रजिस्टर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो रजिस्टर्स किस लिए हैं, वो क्यों है, कौन सा रजिस्टर किस वक्त चेंज होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर की तरफ वापस आते हैं। इसमें आपके पास जो स्टैक होती है ये आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा व्हाट इज़ अ स्टैक। हमारे पास जो करंटली हम रैम का वो पोर्शन जिसको स्टैक के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं उसके लास्ट यूज्ड डबल वर्ड का एड्रेस होता है इसमें। स्टैक पॉइंटर में स्टैक के आखिरी जो यूज्ड डबल वर्ड होता है उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर में मौजूद होता है। अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स वाले कोर्स में पढ़ा होगा कि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है, जिसके हम टॉप से ही ऊपर से ही डाटा डालते हैं और ऊपर से ही डाटा निकालते हैं। इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ आखिर पे डाली है, जो लास्टली हमने चीज़ डाली है उसी को हमने निकालना है। यानी इसमें पुश और पॉप की कमांड्स के ज़रिए हम काम चलाते हैं। इसलिए स्टैक पॉइंटर हमेशा आपकी स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। अगर आपने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की हो यूजिंग एरे या यूजिंग लिंक लिस्ट, दोनों सूरतों में आपकी जो स्टैक होगी उसका जो टॉप वाला एलिमेंट होगा वही उसका लास्ट एलिमेंट होगा। इसलिए स्टैक पॉइंटर में भी आपकी रैम का वो हिस्सा जिसको जो स्टैक के तौर पे ट्रीट हो रहा है उसका जो लास्ट यानी टॉप वाला जो डबल वर्ड होगा उसका एड्रेस इसमें मौजूद होगा। फिर आ जाता है अकोमोलेटर रजिस्टर। अकोमोलेटर रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आपके अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर दो नंबर्स को जमा किया जा रहा है और अकोमोलेटर जो है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुरू में जो अकोमोलेटर रजिस्टर होगा इसकी वैल्यू इसमें 0 होगी। उसके बाद इसमें वो नंबर सेव किया जाएगा जो आपकी एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड पे है। आपको पता है कि जो हमारी एडिशन होती है ये एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसमें प्लस का जो ऑपरेटर है इसके दोनों तरफ दो ऑपरेंड्स होते हैं। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा ऑपरेंड है जैसे 5 जमा 7, तो इसमें से जो 5 होगा उसको हम अकोमोलेटर में सेव कर देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम जो दूसरा नंबर होगा उसकी वैल्यू भी अकोमोलेटर में जमा करके सेव कर देंगे। तो जब हमारी ये दोनों चीज़ें सेव हो जाएंगी तो अकोमोलेटर में अब जो हमारे पास मौजूद होगी वैल्यू वो क्या होगी, 5 जमा 7 का जो जवाब होगा 12 वो हमारे पास अकोमोलेटर में मौजूद होगी। अब हम अगर हमारी एडिशन मुकम्मल हो गई है तो हम अब अकोमोलेटर में जो जवाब बचा हुआ है उसको उठाकर किसी और सीपीयू रजिस्टर में या नॉन अकोमोलेटर रजिस्टर में या रैम में सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई और चीज़ मज़ीद जमा करना चाहते हैं तो फिर अभी हम अकोमोलेटर को नहीं छेड़ेंगे। मसलन 5 जमा 7 का जवाब तो 12 आ गया, लेकिन अगर हम इसमें मज़ीद 9 और जमा करना चाहें तो फिर हम इसमें 9 और ऐड करके 21 बनाएंगे। फिर जाकर अकोमोलेटर के जो कंटेंट्स होंगे उसको कहीं और हम शिफ्ट करेंगे। तो अकोमोलेटर रजिस्टर जो होता है ये इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा जो फ्लैग्स रजिस्टर आपने वहाँ पढ़ा उसको कंडीशन कोड रजिस्टर CCR भी कहते हैं। इसका जो 8 बिट वर्जन है उसको देखिए कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ों का जो स्टेटस होता है CPU के ऑपरेशंस होते हैं
उनका स्टेटस यहाँ पे सेव होता है मुख्तलिफ कंडीशंस का, जिसमें से 0 बिट से लेकर 7 बिट तक देखें। 0 पे लिखा हुआ है C, 1 पे लिखा हुआ है V, 2 पे लिखा हुआ है Z, 3 पे लिखा हुआ है N, 4 पे I, 5 पे H, 6 पे F और 7 पे E। हर बिट इस रजिस्टर की अलग अलग फ्लैग को ज़ाहिर कर रही है। मिसाल के तौर पे बिट नंबर 0 जो है वो कैरी फ्लैग को, बिट नंबर 1 ओवरफ्लो फ्लैग को, बिट नंबर 2 ज़ीरो फ्लैग को, बिट नंबर 3 नेगेटिव फ्लैग को, बिट नंबर 4 IRQ मास्क को, बिट नंबर 5 हाफ कैरी फ्लैग को, और बिट नंबर 6 FIRQ मास्क को, और 7 नंबर बिट जो है ये एंटायर फ्लैग को ज़ाहिर कर रही है। हम इसके कंटेंट्स जो हैं इस फ्लैग रजिस्टर के या CCR रजिस्टर के, इसको एक टेबल की शक्ल में देखते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें से जो 0 फ्लैग है इसकी बिट का नाम होता है Z, और ये बताती है कि अभी हमने जो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन किया था क्या उसका जवाब 0 तो नहीं है। अगर ये बिट सेट होगी तो इसका मतलब है कि हमारा जवाब 0 था, और अगर ये बिट क्लियर होगी तो इसका मतलब है हमारा जवाब 0 नहीं था। कोई बिट सेट कब होती है आपने पहले से पढ़ रखा है, जब किसी बिट में 1 सेव किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ये बिट सेट है, और अगर उसमें 0 हो तो हम कहते हैं ये क्लियर है। तो ये 0 फ्लैग है। इसी तरह से कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग किस लिए है? ये हमें बताता है कि दो चीज़ों को जमा करने के बाद जो जवाब आया है क्या वो नंबर ऑफ अवेलेबल बिट्स से बढ़ गया है। तो अगर तो ये कैरी फ्लैग सेट हो तो इसका मतलब हमें कैरी मिला है, अगर ये क्लियर हो तो इसका मतलब कैरी नहीं मिला है। इस फ्लैग को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से के करने से पहले आप सेट भी कर सकते हैं, जैसे ऐड विद कैरी की कमांड होती है। इसी तरह से एक्सटेंडेड फ्लैग, ये क्या करता है कि ये जो आपकी एक्सटेंडेड IRQ रिक्वेस्ट होती है इसको मास्क करता है, और जब ये सेट हो तो समझें वो मास्क है, और ये आपकी जो इंटरप्ट्स होती हैं CPU इंटरप्ट्स, ये उससे रिलेटेड है। ये इंशाल्लाह इसी कोर्स में हम पढ़ेंगे कि इंटरप्ट्स क्या हैं, और उस वक्त जब हम इंटरप्ट करते हैं तो इस फ्लैग को सेट करते हैं और उसके बाद फिर क्लियर कर लिया जाता है, वो हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद नेगेटिव या साइन फ्लैग है, ये बताता है कि हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन का जवाब नेगेटिव आया है। अगर ये सेट हो तो इसका मतलब है हमारा जवाब नेगेटिव है, और अगर ये क्लियर हो तो इसका मतलब हमारा जवाब पॉजिटिव है, यानी विदाउट नेगेटिव साइन है। तो ये बिट इसलिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से जो V फ्लैग है ये ओवरफ्लो फ्लैग को ज़ाहिर करता है। ये बताता है कि हमारा जो जवाब है वो CPU की जो वर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसकी औकात से बाहर हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है। ये कैरी फ्लैग की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें साइंड ऑपरेशंस भी जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद आई फ्लैग जो है ये इंटरप्ट्स के लिए होता है। अगर आपने CPU को इंटरप्ट आप नहीं करना चाहते तो इंटरप्ट्स को डिसेबल किया जा सकता है। इसको अगर आपने सेट कर दिया तो इंटरप्ट्स आपकी डिसेबल हो जाएंगी, और सॉरी एनेबल हो जाएंगी, और अगर आपने इसको क्लियर कर दिया फिर आपकी इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाएंगी। ये इंटरप्ट्स में मजीद हम इस पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर का रजिस्टर। व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर? बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। ये 16 बिट का एक रजिस्टर होता है, और इसमें जो CPU ने अगली इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन है उसको लाना है, उसका कोड होता है इसमें, सॉरी इसका एड्रेस होता है इसमें। 16 बिट कोड होता है, सॉरी 16 बिट रजिस्टर होता है। इसमें CPU ने जो अगली इंस्ट्रक्शन फेच करनी है उस ऑपरेशन का, ऑपरेशन कोड का या OP कोड का एड्रेस होता है। नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द ऑपरेशन कोड टू बी फेच्ड बाय द CPU। इसका मतलब है CPU ने जो अगली कमांड चलानी है उसका एड्रेस इसमें मौजूद होता है, और प्रोग्रामर्स को इसकी अक्सर जो है वो खबर नहीं मिलती, क्योंकि ये इसको ऑटोमेटिकली जो है वो मैनेज किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है इसका पर्पस क्या है और ये कैसे चलता है।
तो बुनियादी तौर पे इसका पर्पस तो यही है कि ये स्टैक के टॉप को का एड्रेस स्टोर करे, या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करे, या फिर ये क्या करे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को काउंट करे, या फिर अगर आपकी जो मेमोरी आप एड्रेसिंग का मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो बेस एड्रेस के का मुतकाजी है, तो इसमें बेस एड्रेस भी स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें ये चारों मकासद के लिए ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर यूज़ हो सकता है। दोबारा सुन लें, जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, इसमें हम स्टैक का जो टॉप होता है उसका एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम अगली जो इंस्ट्रक्शन है जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है उसका एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को का काउंटर भी रख सकते हैं, और हम जो स्टैक है उसका बेस एड्रेस भी इसमें रख सकते हैं। उसके बाद स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। हमें पता है कि हमारा जो रैम होती है उसको हम मैनेज कर रहे होते हैं, उसके कुछ हिस्से जो होते हैं वो हम उसको मुख्तलिफ नाम दिए हुए होते हैं, जिनमें से एक हिस्सा उसका स्टैक होता है। तो जो हमारा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, ये जो नेक्स्ट फ्री लोकेशन है आपके स्टैक में उसका एड्रेस इसमें मौजूद होता है, और ये बिल्कुल दूसरी स्टैक्स की तरह ही काम करती है जो हमारे पास स्टैक होती है, और हम इसमें पुश और पॉप की जगह पर पुश और पॉप ऑपरेशंस के ज़रिए ही अपने एड्रेसेस जो हैं वो पुश करते हैं और वो पॉप करते हैं।